तो हाँ, तो भी लेट्स कम टू दिस पॉइंट। देखो, मैं ये कह रही थी कि अभी जो मैं बात करूंगी ना, वो मैं एक तो अब करूंगी और एक जब करूंगी ना, जब आपके पास करने को ज्यादा चीज होंगी नहीं। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना, आज के बाद ये डिस्कशन काफी लंबे टाइम बाद होगा। क्लास 12th आपको बिल्कुल फ्रेश चांस देगा कंपटीशन में जगह बनाने का, रैंक लेने का, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं रहने वाला कि 11th आपने कैसी की थी, क्योंकि अभी आप कॉन्टिन्यूस रिवीजन तो नहीं करने वाले 11th का, जो कि करना चाहिए, पर मुझे पता है आप नहीं करने वाले हो। तो क्या है कि जिन बच्चों ने 11th बहुत मस्त भी करी होगी ना, उनका भी ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, अगर वो कर लेते तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट लैक ऑफ रिविजन की वजह से कहीं ना 11th की ग्रिप छूट जाएगी। फिर वो बाद में ना, जब बिल्कुल पेपर आने वाले होंगे, तब वो चलेंगी वन शॉट वीडियोस, तब आप शायद पेस पकड़ लो उस टाइम। तो फिलहाल ना इस बैगेज के साथ रहना ही मत कि 11th कैसी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 12th इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट थॉट, ठीक है। अब जब हम 12th में आएंगे, तो मैं चाहती हूँ ना कि लाइक अभी हम अप्रैल में है, सही बात है, और तकरीबन Yes, नवंबर ma'am. या दिसंबर, इस रेंज तक, इस रेंज तक एक ऐसा बच्चा बन जाओ ना जो डेडिकेटेड है, जो अपनी बात पे अड़कर रहने वाला है। अपनी बात पे अड़ना कैसे, जैसे कि मैं भी तुम्हें बताने वाली हूँ तरीके कि हाउ टू स्टडी। जो मैं नोट्स तुम्हें यहाँ बनवाऊंगी, ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे क्लास में बच्चे के पास एक नोटबुक हो जिसमें वो क्लास का काम करे, साथ ही साथ वो एक फॉर्मूला नोटबुक भी कैरी करे, जिसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे, थ्योरी ना लिखे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये दो चीज अगर आप लेकर बैठते हो और आप उनको पढ़ते हो, तो दैट्स वेरी गुड। अब देखो होगा क्या, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल तुमने आज मेरा लेक्चर 1 लिया, ठीक, 3 से 4 घंटे बाद इस लेक्चर के नोट्स जरूर से रिवाइज कर देना, क्योंकि 3 से 4 घंटे तक मैंने तुमसे जो कहा, जो पढ़ाया, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। जब तुम इन नोट्स को, जो मेरे पीडीएफ वाले नोट्स है, जो तुम्हारे खुद के लिखे हुए नोट्स है, उनको देखोगे ना, तो तुमको शायद कहीं ना कहीं मेरी आवाज भी आ जाए कि हाँ मैम ने ऐसा बोला था ये लिखते हुए। तो उस स्पैन में, वो जो 3 से 4 घंटा है ना, उसमें जब तुम रिवाइज कर लोगे, तुम्हें चीजें याद रहेंगी। साथ ही साथ ये जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो अभी तो तुम फ्लो में बोल दोगे एक दो चीजों को कि हाँ जी आ गया आ गया आ गया, पर जब तुम उन नोट्स को खुद से पढ़ोगे, तब तुम रियलाइज करोगे कि शायद मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, और वो चीजें आनी जरूरी है। जैसे ही तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, तभी मुझे उस चीज का स्क्रीनशॉट भेजो, अपने नोट्स का भेजो, कुछ भी भेजो मुझसे, पर वो चीज पूछ लो, ठीक है। नहीं, जब भी डाउट क्लियर होता तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। समझ में आ रही है? अब सेकंड थिंग इस चीज में क्या होगी, सपोज आपने लेक्चर 2 भी पढ़ लिया, बेटा अब जब आप लेक्चर 2 की नोट्स रिवाइज करोगे ना, तो लेक्चर 1 से करना। इसीलिए मैं चाहती हूँ हैंड रिटन नोट्स हो, ताकि तुम पन्ने पलट पाओ। लेक्चर 3rd आ जाए तब भी 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3। 4th आ जाए 1 2 3 4। समझ रहे हो? अगर इस चैप्टर में 18 चंक्स होंगे, 18 लेक्चर्स होंगे, तो भाई ये सोचो 18th लेक्चर पे तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर 18th बार रिवाइज हो रहा होगा। सेकंड पे मूव करने से पहले फर्स्ट तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में होगा। और जब नया चैप्टर, जब जैसे एक चैप्टर हमारा पूरा हो गया, तुमने उसको रिवाइज कर लिया, सब चीजें सॉर्टेड है, उसको फिर वीकली रिवाइज करना शुरू कर दो। समझ रहे हो? टाइम बढ़ता जाएगा तुम्हारी पढ़ाई का, याद रखना इस चीज को। और ये प्रेशर तुम्हें नवंबर दिसंबर तक झेलना पड़ेगा भाई, अगर तुम रैंक चाहते हो, तुम अपनी पोजीशन चाहते हो, ठीक है। Yes, ma'am. नवंबर दिसंबर के बाद बच्चे ना जो कंपटीशन क्रैक करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनो क्वेश्चंस में लग जाते हैं। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ना 3 से 4 बार कर जाने चाहिए हो तुम। अब तुम्हें लगेगा यहाँ पे मैम बोल रही है क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन कर लो, तो कर लो, कर लो, रट लो। रट लो इन द सेंस कि तुम्हारे हाथ से ना वो क्वेश्चंस चले जाने चाहिए 4 से 5 बार, क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं। लाइक मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, बट वही टेम्परामेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिमाग रजिस्टर करता है कि भाई मेरा पढ़ा हुआ है, मेरे को आता है, मैं कर सकता हूँ। कंपटीशन का ना यही एक चीज है कि कंपटीशन में ना क्वेश्चन भी रिवाइज करने पड़ते हैं, अदरवाइज बोर्ड के लिए थ्योरी का रिवीजन इज सफिशिएंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ना, ये इट कुड बी इन 3 फॉर्मेट। कुछ आपकी क्लास में कवर होंगे, कुछ डीपीपीज होंगी,
और बेटा कुछ होंगे आपके पास पीवाईक्यूज, ठीक है, तो पीवाईक्यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बट ये जो क्लास के क्वेश्चंस है ना, ये भी पीवाईक्यूज या वो पोटेंशियल क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स में शायद आ सकते हो, शायद उनके पैटर्न पर क्वेश्चंस आ सकते हो, तो वो चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी। ध्यान रखोगे आप क्वेश्चंस का? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Okay. The next thing is NCERT. NCERT is the best book. Whether you want to clear NEET, whether you want to clear JEE or any other exam, NCERT तो पढ़नी ही है। लेकिन 3 से 4 साल पुरानी NCERT उठाना, क्योंकि अभी जो नई NCERTs हैं उनमें क्या है, डिडक्शन हुआ है ना कोर्स का, तो वो बोर्ड का कोर्स डिडक्ट हुआ है, नीट और जेई का नहीं हुआ है। तो अपने को तो नीट और जेई चाहिए ना, तो हमें NCERT 3 से 4 साल पुरानी ही उठानी है। याद रखोगे? मैम पुरानी एनसीईआरटी कहीं मिली नहीं रही। नहीं मिल रही। पुरानी ली है। मैम मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है। पता है, कोशिश करो, वैसे जहां तक मुझे पता है ऐसी बुक शॉप्स होती हैं जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं। यस मैम, मेरे पास पुरानी। और अगर उनके तुम पास दिल्ली खत्म वाले हो हो, गया, कह रहे न्यू लो अब। अरे मैम दिल्ली यस मैम, मुश्किल से मिल रही है। तिलक नगर भी नहीं मिलेगी। मेरे पास मैम तो है, बहुत मिल दूर गई पड़ेगा है। ये स्वरूप नगर से। कर लो ना नेट से पर पीडीएफ actually पुरानी मैम बुक का। ऑनलाइन मिल सकती है। यस मैम ऑनलाइन ऑनलाइन। भी मिल सकती है। वहाँ देखो पे बच्चे आपको बता भी रहे हैं। 1921 का एडिशन है, 23 का एडिशन है ही नहीं ऑनलाइन, तो 1920 यहाँ पे तो रिडक्शन नहीं है, तो वो वाला ठीक रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल वैसे कर लो। अदरवाइज मतलब देख लेना आसपास की, तुम्हारी तो दिल्ली में बहुत सारी जगह है। तिलक नगर मुझे पर्सनली मैंने काफी एक्सप्लोर किया है, तो मुझे पता है तिलक नगर में मिल जाएंगी, बाकी देख लेना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी की एक खासियत और है कि उसका जो एक पैरा है ना, वो किसी नॉर्मल बुक के 3 से 4 पेज की आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो एनसीईआरटी ना एक्सप्लेन बहुत नहीं करती, क्वालिटी है एनसीईआरटी। तो कई बार क्या होता है, अपने को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, है ना। तो इसके लिए कोई सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है। देखो वैसे तो नोट्स ही बहुत डिटेल्ड होंगे जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, बट स्टिल इन केस यू वांट अ बुक, तो आप देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप पीडीएफ देखो। आप अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हो, मतलब लाइक बुक्स नहीं पढ़ पाते हो, आपको एक वो लाइक फिजिकल फील चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे वो पेज टर्न करो, मार्क कर सको, लिख सको, तब आप ना एक बुक की पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसको समझ लो कि हाँ वो आपके साथ मतलब तालमेल बिठा पा रहे हो आप उसके साथ, तब जाके आप उसको परचेज कर लेना। इज दैट ओके? मैम वैसे रिफ्रेशर्स भी तो ले सकते हैं, एमटीजी फिंगरप्रिंट्स। रिफ्रेशर लाइक फॉर क्वेश्चंस ना। मैम रिफ्रेशर में भी एक्सप्लेन क्या होता है वैसे? पर क्वेश्चंस तो होते एक्सप्लेनेशन हैं ज्यादा theory। नहीं होती ना, मतलब लाइक विद इन 3 to 4 पेजेस आई गेस। मैम एसएल अरोड़ा भी है उसमें मैम एसएल ज्यादा अरोड़ा है। तो काफी सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो एसएल अरोड़ा इज अ नाइस बुक, बट अगेन महंगी है, तो सबसे पहले खुद से चेक कर लेना मैम पीडीएफ। लाइब्रेरी में मिल जाती है, हाँ लाइब्रेरी से मिल जाएगा, तो जितना तुम इशू फ्री करवा में लो। कंटेंट हाँ निकाल लो वो ज्यादा अच्छा है। एक बार उसमें मतलब पढ़ के देख लो कि तुम कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं। मुझे पसंद मतलब पर्सनल लेवल पे पसंद है एसएल अरोड़ा। और बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको मतलब बेसिक सी चीज है जो करनी ही है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम क्रैक कराएगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। मैम कोई डाउट है इस दो मतलब नवंबर दिसंबर तक के महीने की चीजों का? नो मैम। नो मैम। चैप्टर्स आप अब ना हाँ जी, डिलीटेड चैप्टर्स जो बोर्ड के लिए डिलीटेड है वो अभी नहीं कराओगे, स्किप कराओगे उन्हें भी? नहीं नहीं, मैं आईआईटी जेईई लेवल, ठीक है, और अगर पीसीबी का ग्रुप है तो नीट, इन दोनों को कंसीडर करके चलूंगी। मैं सिलेबस आईआईटी जेईई और नीट का ही कराऊंगी। जो आपका आप खुद से भी पता है ये चीजें देखो नेट पे अवेलेबल हैं, मैं तो नहीं शेयर कर सकती क्योंकि किसी और कंपनी का किसी और कोचिंग का उस पर टैग लग रहा होगा, बट आप लोग खुद से सर्च करो चीजें, तो आपको पता चलेगा। नीट का सिलेबस निकालो, आईआईटी जेईई का निकालो, जो भी बच्चे जिस स्ट्रीम के हैं, और बोर्ड का निकालो, तो आप फील कर पाओगे बोर्ड का सिलेबस इज द सबसेट ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस, राइट। मैच करते हैं सारा सिलेबस बोर्ड से। और बोर्ड के में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है जो यहाँ पर हैं, और हम उन टॉपिक्स को जरूर करेंगे, लाइक डॉपलर इफेक्ट हो गया, एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स बेसिकली, ठीक है। मैम वैसे प्री बोर्ड कब से है? प्री बोर्ड यस मैम, होने के चांसेस।
लाइक वो तो प्री बोर्ड के मैम वो तो अपने हिसाब से होंगे ना। अक्टूबर नवंबर में ही होते हैं। एंड हाँ ऑफ वो द तो ईयर स्कूल टू स्कूल होता होगा। हाउ वुड आई नो दैट। मैम ठीक है अक्टूबर फिलहाल नवंबर स्टार्ट में करें। प्री बोर्ड होते हैं। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले तो मैं ही ट्राई करूंगी कि आपको यहाँ से हम अवेलेबल करा दें। ठीक है ट्राई करूंगी। TRY सबसे बड़ा वर्ड है, कभी तुम बाद में मेरे को पकड़ लो। और अगर नहीं मिलता तो मैं मतलब उस टाइम पे बता दूंगी। ऑल्दो मैं अपनी क्लासेस में ना जो बच्चे शायद पहले पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि PYQs में ऐड करके चलती हूँ, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस जो मिले जितना मिले उतना करना है। आज का आज ही होना चाहिए, वो आगे नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो। देखो पता है बस एक लास्ट चीज, उसके बाद फिर कोई ज्ञान नहीं मिलेगा इस चीज के बारे में। एग्जाम निकालना है ना तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर एग्जाम निकालना है तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यस मैम। अगर चीजें पाइल अप हो गई तो तुम भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं करा पाऊंगी, और मतलब बेकार हो जाएगा। फर्स्ट डे से ही नहीं करना, ठीक है। ये बात को मतलब डर जाना इस चीज से कि सोते सोते बेड में से उठ जाना कि आज मैं बिना करे सो गया हूं, मैंने नहीं करी आज की DPP और मैं सो रहा हूं। डर लगना चाहिए, ठीक है। ओके सो 12th की फिजिक्स क्या है बताएगा कोई। मैम जो हमारे आसपास है, जो भी चेंजेस हैं, जो भी सराउंडिंग है, वो सारा फिजिक्स के अंदर आता अच्छा है। अपने जब आंसर देख लो ना अपना नेम भी बता दे, मुझे नेम याद हो जाता है ऐसे। द स्टडी ऑफ मैम हाँ अपना बेटा वॉइस branch ब्रेक कर of रही है आपकी। science that deals with the study of environment and nature. ओके बाकी बताओ अनन्या शैली। It is the branch of physics. It is the branch. It is the study of branch which deal with physical activities, ओके physical phenomena, etc. laws and principles that governs the universe. natural object। कूल। तो इस बात को आप समझ जाओ कि डेफिनेशंस जो होती है ना अपनी तरफ से जो आप फिजिक्स के बारे में समझते हो, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। एक बार मैं छोटा सा वो बताना चाहूंगी कि मैं क्या समझती हूँ फिजिक्स के बारे में, देन वी विल स्टार्ट। देखो बड़ी बेसिक सी बात है कि फिजिक्स बात करता है नेचर के लॉज की, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना भी नहीं है फिजिक्स एक बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसमें ना मतलब इतनी ज्यादा रेंज है जिसकी कोई मतलब सबसे ज्यादा वाइडर रेंज फिजिक्स में आपको देता है। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, फिजिक्स के अंदर आप एक गैलेक्सी की भी बात करते हो। और पता है सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है कि फिजिक्स में ना आप इलेक्ट्रॉन की मोशन को गैलेक्सी की मोशन से कंपेयर करके पढ़ लेते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही गैलेक्सी भी कर रही है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। अगर आप ध्यान से सिर्फ एक एट्रीब्यूट अगर मैं लूं तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन 10⁻31 kg का होता है ना, Yes, राइट। यस मैम। जो गैलेक्सी हम जानते हैं, ठीक है, जितना एग्जिस्ट करता है, आई गेस वो इस अमाउंट का होता है। थोड़ा सा मुझे ना इसकी पावर में डाउट है, तो 10⁻30 मान लो, 10⁻28 से 30 यहीं कहीं पे है, NCERT में लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस वाइड रेंज, देख लो रेंज कितनी बड़ी है, -31 से +30, दिस इज फिजिक्स। और इसके बीच ना वो आपको इतनी सारी चीजें सिखा देगी हर डायमेंशन में, इसकी कोई मतलब लिटरली लिमिटलेस चीज है ये फिजिक्स। इसलिए मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, इसमें इतनी डायनेमिक्स है, इतना मैकेनिज्म्स है ना, मजा आ जाता है। अब आप लोग 11th पढ़कर आ चुके हो तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक बात मुझे बताओ, 11th में आपने पढ़ा होगा मोशन इन 1 डायमेंशन, राइट। यस मैम। मोशन इन 1 डायमेंशन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक आपने जितना भी पढ़ा था बेटा, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज नोन एज मैकेनिक्स। Yes, ma'am. ठीक, उसके बाद बेटा आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, थर्मल फिजिक्स पढ़ी होगी आपने पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द यस मैम। अनदर ब्रांच 11, ऑफ 12, फिजिक्स। 13। बिल्कुल, इसको बोलते हैं
थर्मल फिजिक्स। मैम हमें तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ही पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी है ना क्या बेटा? मैम, 12th के सारे चैप्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा मैग्नेटिज्म। अच्छा अच्छा, हाँ वो अभी आगे चलेंगे। तो 11th की मैं बात कर रही थी जो आप पढ़कर आ चुके हो। सानिया नो, सानिया बोल रही थी क्या? यस मैम। चलो अब 4th की बात करते हैं, यानी कि अब हम 12th की बात करते हैं। देखो 12th में ना सबसे बड़ी ब्रांच जो आपकी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विजिबल है क्या? या स्क्रीन फ्रीज्ड है? आई गेस आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा आपके ना चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर है, ठीक है। द 5th ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ये भी बड़ी प्यारी ब्रांच है, मतलब मुझे मेरी फेवरेट है ये वाली चीज तो। लाइक मैम जो ये लेंस वाले चैप्टर है ना, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ऐसा तो मत ही बोलो। अभी मैंने बोला क्वांटम फिजिक्स जो होती है। अरे अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं मतलब वादा ले लो कि अगर 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 हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, जो कि हम पहुंचेंगे, ठीक है, तो तुम खुद कहोगे कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स टिल दिस पॉइंट, 11 12 सारा मिला के ऑप्टिक्स, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स भी। किसी को मॉडर्न फिजिक्स बुरी लगती हो तो बता देना। एक्चुअली ये जो 11th वाला चैप्टर है ना, ये इधर भी आता है और ये इधर भी रहता है, ठीक है। एंड देन द 7th क्लासिफिकेशन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। मैम क्वांटम फिजिक्स भी तो। बेटा वो मॉडर्न फिजिक्स में आती है आपके अंदर ना, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ऐसा सच नहीं आएगा। मॉडर्न फिजिक्स ही ना क्वांटम फिजिक्स को कवर कर जाएगा, ठीक है, जो बेसिक बेसिक है, क्योंकि Yes, ma'am. 11 12 में बहुत डिटेलिंग नहीं है। बाद में अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो, बीटेक करते हो, तब आप ना इन सब चीजों की, और स्पेसिफिकली अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हो तब आप इन सब चीजों की डिटेल पढ़ते हो। एक बुक होती है इनकी फिर प्रॉपर, ठीक है। चलो तो ये हल्का फुल्का हमारा ओवरव्यू हो गया कि आज कि हमें पढ़ना क्या है इस पूरे साल। ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ओके मैम। ओके यस मैम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अभी जो चार्जेस हैं, एक बात मुझे बताओ, एक मिनट रुको जरा। ये जो चार्जेस हैं, एक बात बताओ, या तो ये रेस्ट में हो सकते हैं, है ना, या ये किस में हो सकते हैं? मोशन में। मोशन। ठीक है। मोशन। हो सकता है या तो इनका जीरो एक्सेलरेशन हो या फिर इनके पास एक्सेलरेशन मतलब कुछ हो, राइट? हो सकता है ना? यस मैम। तो इसी पे ना हमारे क्लासिफिकेशंस बेस्ड है। अगर चार्ज रेस्ट में है तब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि हाँ आप देखो नाम ही देखो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो बेटा इसमें आपके 2 चैप्टर कवर होने वाले हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। द अदर थिंग इज, अगर जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, तब बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मूव कर रहा तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कूल। यस मैम। तो ये तकरीबन आपके सारे चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन है, और आज हमारा कंसर्न है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स को लेकर। तो फटाफट से आज का एम पढ़ लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इलेक्ट्रिक चार्ज कवर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्यों करेंगे वो भी देखते हैं कि भाई चार्ज और मास की हम बात क्यों करने वाले हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, और ये 3 तरीके देखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ओके बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज
लाइक क्या समझते हो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? मैंने प्रीवियस स्लाइड दिखाना क्यों ये वाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि Yeah, मैटर के lost साथ electron. एसोसिएट करती है, एसोसिएट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द Yes, मैटर। ma'am. Okay. Intrinsic property of matter. Fundamental That's very good. properties of body. Very good. So charge, बहुत सही बोला बच्चों ने. Charge is an इंसेंट्रिक intrinsic property of matter. Very good. कुछ और भी पढ़ा था क्या इंट्रिंसिक? और इंट्रिंसिक होता क्या है बताएगा कोई? आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बन जैसे उसमें कोई फोर्स एक्ट मैम जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती उसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके देखो इंट्रिंसिक का सिर्फ एक बेसिक सा डेफिनेशन है. मास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रिंसिक तो अलग हो गया ना। मैम इंट्रिंसिक वो के बारे में हम और रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब वो एक्चुअल में वही है, हम उसके बारे में और रिसर्च नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम वो यही है चेंज नहीं इंट्रिंसिक. होता किसी Intrinsic- एक्सटर्नल फैक्टर से. इंट्रिंसिक मतलब बेसिक. इट कुड बी द रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इसका कोई रूट कॉज नहीं है, ये बेसिक है. दैट इज इंट्रिंसिक. तो चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. आपको पता है चार्ज कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, और वो बेसिक प्रॉपर्टी है. राइट. सिमिलरली आपने ना एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी मास करके, और मास भी क्या होता है? इनहेरिटेड या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर उसका डिवीजन, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है. राइट. यस मैम. ये सुनो ठीक. तो अभी जो चार्ज है इसके बारे में बेसिकली बात करते हैं, फिर हम मास को भी कंपेयर करते हैं. एक बात बताओ, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? वेरी गुड. इसका सिंबल क्या है? नहीं, चार्ज का चार्ज यहाँ का पे क्यू. क्यू लिख दो या फिर ऐसे छोटा वाला क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. चलो दैट्स गुड. चलो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं. चैनल गुड. मैम ये स्केलर क्वांटिटी भी है. क्या बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आपको क्या लगता है? आप बताओ. चार्ज चार्ज एडिटिव है। मैम वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन भी तो कुछ नहीं बताता ये. मैम इसकी डायरेक्शन जो बताता है करंट, वो भी स्केलर क्वांटिटी है. आई मीन मैं बताता है पर डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए मैम ये स्केलर क्वांटिटी है. Okay. Now come to the types of charge. Two types of charges. Two types, negative, positive. पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है? कि मैम वो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव शो करता है दो बातें, या तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज या एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी दो बातें बताता है, या तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज या डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब देखो एक सिंपल सी बात बोली गई, ये तो आपको बता दिया कि आप इनमें से दोनों बातें बोल सकते हो, लेकिन ये बोला जाता है कि आप नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में बातें करो, नेगेटिव चार्ज के एस्पेक्ट में बात करो. अगर आप पॉजिटिव चार्ज बोलते हो तो आप बोलो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज. आप नेगेटिव चार्ज बोलते हो तभी आप बोलो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. ऐसा सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्जेस इज वेरी हैवी. मास ऑफ प्रोटॉन is approximately 10 raised to the power 3 यानी कि 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यूजुअली जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे हो रहा है. ऐसा नहीं है प्रोटॉन मूव नहीं करता, करता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा हमारा सिस्टम चल रहा होता है. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो आपने टाइप्स ऑफ चार्ज बताए, नाउ व्हाट इज टाइप्स ऑफ चार्ज्ड बॉडी? कितने टाइप की बॉडी होती है चार्ज्ड? मैम 2 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, ये वो चीजें किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ओके, आप लोगों की वॉइस ब्रेक कर रही है.
पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, Yes, राइट? ma'am. इतने टाइप का अपने पास सिस्टम है। अब अगेन आपको पता है पॉजिटिव क्या करेगा, आप हमेशा याद रखोगे पॉजिटिव इज शोइंग द डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इज शोइंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट व्हाट डज दिस न्यूट्रल थिंग एक्सप्रेसिंग? ये न्यूट्रल क्या शो करता है? मैम जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है मैम वहाँ पे मैम इलेक्ट्रिसिटी जहाँ का पे फ्लो कम हो चार्ज जाता है क्या? बैलेंस हो और कोई इसका मतलब होता है नो नेट चार्ज, नेट चार्ज नेट जीरो। चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों ही चार्जेस इक्वल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? न्यूट्रल का मतलब नो नेट चार्ज, याद रखेंगे आप लोग? यस मैम। चलिए बढ़िया। मैम हाँ जी, नेट चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज होता है? क्या बेटा? नेट चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज होता है? नहीं 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 नहीं, नेट चार्ज का मतलब ये होता है जैसे कि सपोज ये एक बॉडी है, इसमें +3 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, फिर +5 कूलम चार्ज है, और देन सपोज -7 कूलम चार्ज है। अब मैं आपसे पूछूं इस पे नेट चार्ज कितना है, यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है? -1. -1. तो ये चीज होती है। तो जो न्यूट्रल बॉडी होती है उस पे टोटल चार्ज 0 होता है, ठीक है? यस मैम। मैम हाँ जी, मैम आपने डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव और एक्सेस ऑफ नेगेटिव लिखा था, मुझे समझ नहीं आया। ओके। देखो बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी पर तो उसका मतलब ये है, देखो यहां से बताती हूँ मैं। चलो एक चीज वाली चीज समझाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है? न्यूट्रल बॉडी है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, सही है बेटा? यस मैम। ठीक है। और वो वाली बच्ची जरूर बोली जिसको भी डाउट था, ठीक है बेटा? ये वाली चीज क्लियर है? यस मैम। ओके। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी तरीके से, अभी आप तरीका छोड़ दो, पर किसी भी तरीके से यहां से ये 2 नेगेटिव चार्ज हटा दूं, अब इस पे कितना चार्ज बना? मैम 3 नेगेटिव चार्ज है। मैम इसमें लेस नेगेटिव है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस हो चुका है। हाँ, अब देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, इस पर +2 चार्ज आया है ना, +2 आया ना, ये तो सारे न्यूट्रल हो गए। यानी कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी की, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये होते, लेकिन मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देती, अब क्या होता है इस पर? -2 चार्ज। समझ रहे हो? -2 आ जाता। ये एक्सेस हो गई, राइट? मैम इसने गेन कर ली इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पे -2 आ गया ना। हाँ, क्योंकि देखो बाकी सारे तो चार्जेस क्या है, आपस में कट के न्यूट्रल हो गए, लेकिन फिर भी Yes, कौन ma'am. से चार्ज रह गए? मतलब 2 रह गए। तो ये इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आ गया? Ma'am, पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी। जैसे मैम पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होते हैं तो मैम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब कम हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं, ऐसा क्यों? आप एक बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, देखो एक ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, उसके फ्लो का कारण क्या है, और रेट ऑफ फ्लो क्या है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारे मैम नेक्स्ट वो चैप्टर आज में हमारी आएगा। मैम क्लास में डायपर मूवमेंट समझा थी ना, तो उसमें मेरे को कंफ्यूजन था इसलिए। अच्छा, वो काफी आगे पहुंच गए। चलो कोई नहीं, हम भी चलते हैं। बेसिक बेसिक पहले पीछे पीछे की चीजें क्लियर करते चलेंगे, फिर वहां तक पहुंच। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज चार्ज, तो हम पढ़ चुके हैं। मास क्या है, ये हम पढ़कर आए हैं। अब इनमें से फटाफट से बेसिक बेसिक डेफिनेशन वो बता दो, डिफरेंस। मैम मास कैन neither be negative charge वेरी positive गुड। negative मास दोनों, हमेशा पॉजिटिव होता है, बट चार्ज कुड बी नेगेटिव, चार्ज कुड बी पॉजिटिव। मैम चार्ज charge is constant physical quantity और mass is fundamental quantity। दोनों ही इंट्रिंसिक है बेटा, दोनों ही फंडामेंटल है। मैम चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मास स्पीड दोनों पे ही डिपेंड स्केलर करता है। हैं। नहीं, हाँ चलो ठीक है, ओके। मैम मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। वेरी गुड। मैम चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड का।
नॉट मैम ये भी डिफरेंस हो चार्ज सकता है स्पीड पे मेजरमेंट के डिपेंड नहीं हिसाब करता से। है, क्या ये डिपेंड करता है। बोलो बोलो चार्ज बोलो इज बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। वेरी गुड। जो मास है आपको पता होगा, मास इस तरह से वेरी करता है। यहाँ पे दो टाइप का मास होता है, ऑल्दो हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि एक रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये हो गया मूविंग मास, राइट। मैम आपकी मैम मास ऑलवेज स्टक हो अट्रैक्शन रही है करते हैं, तो आपकी। चार्ज तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों करते हैं ना फिर। हाँ तो करा तो देखो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मैम वो स्टक हो गई थी स्क्रीन। अच्छा अब दिख रहा है। मैम मास हमेशा अट्रैक्शन करता है, ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं है। ओके अभी बताते हैं। जस्ट ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि मुझे एक और पॉइंट निकलवाना है आपसे, फिर मैं बताती हूँ ये वाली चीज। मैम चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास चार्ज बट कैन बी मास कैन नॉट। ट्रांसफर्ड। Charge cannot exist without mass, but mass can exist यस without मैम, charge, right ना? चार्ज आपने उल्टा बोल एग्जिस्ट दिया। होगा यस तो मैम। मास भी जरूर होगा उसमें ट्रांसफर। हाँ जी, ये जो मूविंग मास है, मतलब जब मास कोई बॉडी बहुत तेज मूव करिए, मतलब बॉडी मूव करिए तो उसका मूविंग मास होता है। जब बिल्कुल रेस्ट पर है देन दैट मास इज रेस्ट मास। तो ये वाली चीजें ये ना बहुत, जब बॉडी बहुत हाई लेवल पे लाइक रिलेटिविस्टिकली मूव करती है तब ये सब चीजें मतलब पिक्चर में आती है। फिलहाल नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। एक बार और बता दो, मेरा लीव हो गया था। ओके यस मैम। मैंने ये बताया कि जो जैसे कि ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें एक m है, ये है मूविंग मास। जो m नॉट है दैट इज रेस्ट मास। जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके मास में वेरिएबल चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं, वेरिएबिलिटी आती है। लेकिन जब आप लोग भागते हो तब बहुत डिफरेंस नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि हम बहुत छोटी सी स्पीड पे भागते हैं। v ना कुछ भी नहीं होता, v इज वेरी 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 स्मॉलर देन दी सी। आपको पता है सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। उससे बहुत छोटे पे हम भागते हैं। यस तो मैम। एक बात बताओ, ये वाली चीज जो है तो पूरी हट जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा? m इज इक्वल्स टू एम नॉट। तो इसीलिए हमें डेली लाइफ में इस चीज का कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो सी के कंपेरेबल स्पीड पे भाग पा रहा है, तो आप देखो कि ये वाला फैक्टर क्या होगा, कंसिडरेशन में आएगा। ये वाला वैल्यू जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये छोटी है, यानी कि डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू होता है तो बेटा वैल्यू बढ़ जाती है, मूविंग मास बढ़ जाएगा। ठीक है मैम सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। हाँ जी, सी स्पीड ऑफ लाइट है, दी अल्टीमेट स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड किसी चीज की हो नहीं सकती। मैम जो हमारा चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड को लेकर। हाँ जी बिल्कुल। और मैम चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। क्या बेटा? चार्ज क्वांटाइज हाँ वो एक अलग चीज है, उस पर थोड़ा और डिस्कशन बनेगा। अच्छा एक और बेसिक चीज बताओ, चार्ज से रिलेटेड कोई फील्ड है क्या? मैम मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और मास से एसोसिएटेड कोई फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड एवरीवन। मैम। ग्रेविटी। इसीलिए तभी मैंने पहले नहीं बताया था वो बात जो आप पूछ रहे थे कि ये अट्रैक्ट करता है कैसे। एक बात बताओ, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी है वो इधर की तरफ ही अट्रैक्शन शो कर रही है ना। दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करने, कभी दो बॉडीज रिपेल नहीं करती, मतलब कि मास वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में अलग, चार्ज की बात आ गई तो अलग बात हो गई। अगर मैं मास के लिए बात करूं, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट की बात करूं, राइट। आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी तन्वी। यस मैम। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ जी पूछते बहुत हो। ज्यादा मैम तो इसकी मीडियम में चेंज नहीं आएगी ना। मैम जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे रियल लाइफ में ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि हम ज्यादा स्पीड से नहीं जाते, इस वजह से हमें दिखता नहीं है, बट ये डिपेंड करता है स्पीड पे, मास। हाँ हाँ ओके मैम। ओके चलो ये तो हाँ जी। मैम जो आपने लास्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ मास आएगा या स्पीड आएगा? मास है। नहीं नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड आएगा यहाँ पे ना। चार्ज का ऐसा कुछ नहीं होता कि चार्ज वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला मार्जिन क्या बेटा? मैम जो आपने फॉर्मूला लिखा है
हाँ, ये सिर्फ मैम, वो आपको आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये आगे लाइक मुझे नहीं लगता कि 12th में आने वाला है, थोड़ा बहुत आएगा तो वो 11th चैप्टर मैंने बताया था ना, जो मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है उसमें भी आता है, वहां बात कर लेंगे डुअल नेचर में थोड़ी बहुत इसकी, ठीक है। ओके। फिलहाल के लिए आप चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो, खाली ये चीज भी लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। लेट्स कम टू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो 3 है ये प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहता है कि सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, opposite charges, sorry, similar charges repel each other, opposite charges attract each other, right? दूसरी चीज जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो ये कि जो चार्जेस हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक एल्जेब्रा को फॉलो करते हैं, एडिटिव रूल है उनका, ठीक है ना, एडिटिव नेचर है, बेसिक एल्जेब्रा फॉलो करते हैं, जैसे कि अभी आपने करा भी था कि एक बॉडी मैंने बनाई थी। मैम ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में एस आर क्या है? अच्छा चलो मैं लिख ही देती हूँ खोल के, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, ये था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, ठीक है, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। देखो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है जो आपको पता ही होता है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड जो ओवरऑल चार्ज होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन बिल्कुल, चार्ज टू अनदर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बिल्कुल ट्रांसफर तो हो सकता है। यस मैम। ओके लेकिन आपको स्टेटमेंट तो सुनाई दे ना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड। द सेकंड स्टेटमेंट इज, मतलब सेकंड वे टू से द सेम थिंग, कि अगर कोई आइसोलेशन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो उसका नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। यस मैम। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सोचो कि ये कोई सिस्टम है, इसमें एक चार्ज है +2 कूलम, एक चार्ज है +9 कूलम, and let's say one charge is -15 कूलम सपोज, ठीक है। अब हमने इसको बहुत ज्यादा शेक किया और शेक कर, हाँ कोई नहीं, मैं अब आ जाएगी, शेक किया हमने इस सिस्टम को, एंड या तो शेक करने के बाद आपको पता है बॉडीज एक दूसरे से मतलब रब हुई होंगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो बेसिकली सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरे पास चार्ज आया +3 कूलम एंड लेट्स से +8 कूलम, और वो पूछ रहा है कि इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा। अब आप बताओ कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैम दोनों को इक्वल करेंगे क्या? -15 क्या बेटा? ओके मैम यहाँ पे हम क्या same करेंगे, होना हम चाहिए। क्या होना चाहिए? मैम यहाँ पे भी 15 होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 2 कॉलम था, तो उसमें वहाँ पे सेकंड बॉडी में एक चार्ज बढ़ गया है, बट वो बढ़ने के बाद मतलब वहाँ पे उधर से भी उन चला दोनों का गया, कंफ्यूज हो गया है, हाँ तो हाँ, वरना बेसिक आपस में चीज क्या है कि आप इंटरचेंज इसको हो गया टोटल करो, ठीक है। 9 to 11, 11 - 15 कितना आया? -4, और इधर का टोटल भी -4 ही आना चाहिए, तो हम इसको बराबर रख देंगे। तो +3 8 11 11 + x, तो ये आ जाएगा -15। मैम ये दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। ओके देखो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके आसपास कोई सिस्टम नहीं, अकेला सिस्टम है कोई, तो बेटा उसमें नेट चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है। तो कोई सिस्टम नहीं तो कहाँ कुछ वो करेगा, कहीं ट्रांसफर नहीं करेगा ना। अभी ट्रांसफर पे आपने रोक लगा दी, क्या हुआ? तो सारी चीजें कांस्टेंट होंगी ना, ठीक है। यहाँ तक आ गए। तो देखो हमने पहले ये सिचुएशन नंबर 1 थी, ये सिचुएशन नंबर 2 थी, हमने क्या करा, सिचुएशन नंबर 1 का टोटल निकाला बराबर सिचुएशन नंबर 2 के रख दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक?
ओके आगे चलते हैं। मैम ये सिचुएशन 2 है, इसमें -4 है क्या? -4 नहीं, देखो आप टोटल रखो ना, इसका टोटल -4 है, इसका टोटल क्या होगा +3 +8 +x, तो 8 और 3 + 11 आ गया, x को आपने निकाल दिया, -15 आ गया। ओके मैम। -15 है आंसर। मैम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग? देखो हाँ, सब लोग ये बोलते हैं क्वांटाइजेशन मतलब दिस थिंग, है ना? यस मैम। यानी कि यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, +-1 +-2, बस 0 नहीं होता, क्योंकि मतलब 0 का तो मतलब चार्ज है ही नहीं। मैम ये होल नंबर्स होते हैं शायद। +- नहीं, इंटीजर्स भी होते हैं ना, नेगेटिव भी तो हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, इसका मतलब क्या समझते हो तुम लोगों को? ये समझ आता है इसका मतलब क्या है? लाइक सबसे छोटा चार्ज क्या होता होगा तुम्हारे हिसाब से? मैम एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मैम 0। सबसे छोटा चार्ज क्या है, मुझे बस ये बताओ। मैम जो इलेक्ट्रॉन पे मैम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके दैट जो इज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज। ठीक है, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? नो नो मैम। नो मैम, सभी बोल रहे हैं ना, सभी बोल रहे नो नहीं कर मैम, सकता। फ्रैक्शनल में। ऑलवेज एग्जिस्ट कैपिटल मल्टीपल। यहीं पे आप लोग गलत हो, ये चार्ज बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ना ये बता रहा है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है, दैट्स ओके, बट ये ना क्वांटाइज्ड जो वर्ड है, ये जो क्वांटाइज्ड हुआ है, जो फिक्स्ड अमाउंट हुआ है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि स्मॉलेस्ट, और इसमें ना एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है इंडिपेंडेंट। मैम ये रिपीट करते समझ नहीं आया। अभी बताऊंगी, भी तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, रुको 2 मिनट, अभी बताते हैं। देखो स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट, अब होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बनता है? एटम्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब यूजुअली ना हम इसके नीचे नहीं जाते, पर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये और फर्दर डिवाइडेड होते हैं और ये मिलकर बनते हैं क्वार्क से। लेफ्टिनेंट नंबर वो एक अलग चीज हो गई, पर ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अब जैसे कि प्रोटॉन है, सपोज ये एक प्रोटॉन है, इसमें 3 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। अब देखो इस क्वार्क का जो चार्ज है ना, वो फ्रैक्शनल होता है, 1/3 2/3 ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब ये है तो सही, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहो कि ये एक क्वार्क बाहर आके अलग से रह ले, ये नहीं रह पाएगा, इसको चाहिए 2-3 लोग, ठीक है, ताकि ये 1E अटेन कर पाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा सबसे छोटी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। इसलिए बोलते हैं कि आप एक चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, आप 2 चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, आप 1.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप 2.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना है वर्ड का, स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट। इज दैट फाइन? मैम मैम ये 1/3 कैसे पॉसिबल एग्जिस्ट कर रहा है? ये बेटा होता है, ये पाया गया है क्वार्क का चार्ज। क्वार्क जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्दर डिवाइड होकर क्वार्क से मिलकर बने हैं। बहुत टाइप के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, तो इन सब से मिलकर ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं और वो फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं। आप देखो 1/3 2/3 1 से छोटा है, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +E, है ना। तो एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, तो फ्रैक्शनल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट कि ये बिल्कुल अवेलेबल होंगे एक फिक्स्ड अमाउंट में। यस मैम। और कोई ये वाली चीज आई गेस क्लियर हुई होगी अब, क्योंकि अक्सर ना लोग बस क्वांटाइजेशन यहीं तक छोड़ देते हैं। समझ में आया होगा? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन मतलब बताओ, क्वेश्चन नंबर 1। छोटा चार्ज है वो क्वार्क का है। हाँ, फॉर टाइम भी।
लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट चार्ज है। चलो फटाफट करते हैं आगे, बताओ ये चीज। मैम यस, बिल्कुल कर सकता है। यस मैम मैम पॉसिबल। प्लस ई इलेक्ट्रॉन। 5 into 10 की मैम 50 आंसर है इसका। वेरी गुड, यस मैम प्लस 50। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे Yes, फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। 8 × 10⁻18 ये हमारा टोटल चार्ज था जो ये पूछ रहा है। एन हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे, फटाफट से एन निकालते हैं। 8 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5 × 10, हाँ 50 आ रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल ये ट्रांसफर हो सकते हैं, 50.5 नहीं हो पाता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। क्वेश्चन पूछिए। इलेक्ट्रॉन तो आया होगा क्या बेटा? अगर ये 50 आया है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे। मैम अगर ये 50 के बजाय फ्रैक्शन में आए, मैं जब 50/2 ऐसा ही कुछ मैम फ्रैक्शन में। नहीं, तब नहीं होगा। अगर ये एक इंटीजर नहीं है तब ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप 1.5 चार्ज, 3.5 चार्ज, पौना चार्ज, ये सब चीजें नहीं आप ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। मैम नेगेटिव हो सकती है। क्या बेटा? मैम आपने लिखा है Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो मैम वहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। बेसिकली दैट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ द बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो ये वो चीज शो कर रही है ना। मैम हाँ जी, मैम आपने ऊपर वाली स्लाइड में बेसिक अलजेब्रा लिखा था, फंडामेंटल में मैम एक बार से बता देते आप। अच्छा उसका मतलब क्या है? बस ये है, जैसे बेसिक मैथ्स है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप नॉर्मल सारे प्लस एक साथ ले लोगे, माइनस एक साथ ले लोगे, है ना, आप आंसर दे दोगे कि इसका 2 आ रहा है प्लस का, यही तो बेसिक अलजेब्रा है। तो चार्जेस भी यही मैथ्स फॉलो करते हैं बस। ओके मैम, ठीक है, चलिए। कंडक्टर इंसुलेटर सबको पता है, बड़ी बेसिक सी चीज है कि इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे ये सीन नहीं होता, इजीली तो नहीं करता। कंडक्टर का एग्जाम है ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, एक चीज जो आपको इस चैप्टर के लिए समझनी है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर पर, और एक ये है एक इंसुलेटर, यहाँ पे आपने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो बेटा ना आप जहां इसको रखोगे वहीं रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर है, कुछ है ही नहीं इसमें कि मूव करे, तो जहां आपने रख दिया वहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी कंडक्टर पर आप कहीं भी चार्ज रखो, कहीं भी, ये भागकर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंडक्टर्स में हमेशा चार्ज ऑन द सरफेस एग्जिस्ट करता है, और इंसुलेटर्स में देखो ओके ठीक है, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वाइज कि ऐसा क्यों होता है। तो एक चीज समझो, जो फिजिक्स है वो हमारी दो चीजों पर है, एक एक्सपेरिमेंट पर और एक थ्योरी पर। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो एक्सपेरिमेंटली पाई गई हैं, जो ऑब्जर्व की गई हैं, ठीक है, और उनके बेसिस पे कई बार थ्योरी आती है, कई बार थ्योरी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इसके अंदर फिर भी एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। और मैं ये वाला क्वेश्चन ना आपका जब इस चीज को पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी कि चार्ज अंदर क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप याद रखोगे जो ये वाली चीज कराएंगे। इंसुलेटर में सरफेस पर भी नहीं आ सकते। नहीं, वो आप जहां रख दोगे उधर ही रहने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। मैम उसका फिक्स सरफेस नहीं होता बस। क्या नहीं होता? फिक्स सरफेस। फिक्स सरफेस ऐसा कुछ नहीं है। बस चार्ज होलोस्फीयर में अंदर नहीं आता ना। किसमें? फिर से बोलो, क्या बोल रही हो संध्या? मैम जो चार्ज होता है वो सिर्फ होलोस्फीयर में अंदर नहीं जाता ना, मतलब जो भी जो शेप है वो होलो हो अगर। मैम मतलब बेसिकली वो अगर इंसुलेटर है, एग्जैक्टली, वो तो फिर है ही नहीं ना कुछ, में जाएगा ना मैम। तो फिर आप वहां रख भी नहीं सकते ना अंदर, ये सोचो,
राइट। मैम अगर मेटल में मैम है वो तो क्लोज बेसिकली कंटेनर में चार्जेस वो आ सकते हैं ना। फ्लोज नहीं कराता चार्जेस को, उसको रेजिस्ट करता है, शायद रिपल हाँ की वजह से रेजिस्ट करे, बट वो फ्लोइंग नहीं होने देता, तो वो जहाँ का है वहीं की वहीं रहता है और एग्जैक्टली आगे तो मूव वही नहीं एक चीज है, करता। क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं और आएंगे भी। सेकंड चैप्टर में तो खूब भर कर आने वाले क्वेश्चंस, तो आपको वहां याद रखना पड़ेगा। चलो फिलहाल हमारे पास फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन स्क्रीन, जो बोल रहा है आपसे कि देयर इज ए मेटालिक स्फीयर ए जहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और बी पर है सेम मास का है लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। मैम लास्ट वेरी गुड, बी, सॉरी डी होगा। बी पे मास बढ़ जाएगा, क्यों? ए है पॉजिटिवली चार्ज, मैंने पॉजिटिवली चार्ज क्या बताया था, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस पे से नेगेटिव चार्ज रिमूव करा गया होगा। आपको पता है चार्ज ऑलवेज अकॉम्पनीज दी मास, तो अगर चार्ज हटा दिया मतलब मास रिमूव कर दिया, राइट। तो हमको ये वाली चीज लेके चलनी है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। क्या? एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करना। देखो बेटा, ये बोला कि ए पर है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो मतलब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज की कमी है तो ऑब्वियसली वहां पे मास क्या होगा, पॉजिटिव, कम हो जाएगा। तो अपने आप बी का मास बढ़ जाएगा, उस पर आपने नेगेटिव चार्ज और दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास गया उस पर, तो इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम किसी चीज को किस मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। सो वी हैव थ्री वेज, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो बाय कंडक्शन में वी हैव थ्री थिंग्स। एक है डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन में है विदाउट कांटेक्ट, और बेटा फ्रिक्शन में आ जाती है रब, मतलब मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग बाय कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1 ए, एक बॉडी है ये बॉडी नंबर बी। अब मैंने आपको बोला है कि ये दोनों ही बॉडीज कैसी हैं, आइडेंटिकल है नेचर में। अब ये आइडेंटिकल हर एस्पेक्ट में होंगी, फिजिकल एस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है, अपीयरेंस वाइज, हर तरीके से। जब भी कभी आपके पास, देखो मैंने एक और चीज आपको बोली कि सपोज ए है पॉजिटिवली चार्ज और बी है न्यूट्रल, अब क्या होगा। अब मैंने क्या करा, इन दोनों बॉडीज को ना कांटेक्ट में लाई इस तरह से, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। अब एक बात मुझे बताओ, जब भी आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आइडेंटिकल बॉडीज अगर कांटेक्ट में आ रही हैं तब बेटा वहां होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यहां होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, जस्ट लिसन टू मी। जब आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाओगे तब उनमें होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब बताओ इसमें चार्ज कितना था, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना था, 0, तो Q/2, यानी कि चार्ज दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इनको जब अलग करोगे तो यहां भी चार्ज Q/2 और यहां भी Q/2। दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ध्यान से देखो, आपने न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज ला दिया। मैम जब ये दोनों Okay? कांटेक्ट में है तब भी इन दोनों के पास आधा आधा चार्ज रहेगा, Q/2 Q/2। नहीं, तब तो आपने डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा है, तभी फिनोमिना हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज प्लेस हो रहा है, ठीक है। जब आप उन्हें अलग करोगे तो यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज के केस में होगा, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज के केस में कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, याद रखोगे। यस अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज पास नहीं होगा न्यूट्रल में। नहीं, अगर आइडेंटिकल नहीं है तब क्वेश्चन का आंसर आएगा पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तब हम क्या करते हैं, अगर आइडेंटिकल नहीं होती हैं तब हम पोटेंशियल सेम करते हैं। इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल तब हम पोटेंशियल सेम करके तब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। आपके पास इस चैप्टर में से आइडेंटिकल बॉडी का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैम अगर हम आइडेंटिकल बोले तो मतलब क्या है, मतलब इसमें डीप में, जैसे कि ये एक
उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उसमें क्या एग्जांपल हो सकता है जो एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो, लाइक आयरन या फिर इंसुलेटर, कंडक्टर? एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी वाइज, मतलब प्रॉपर्टी मतलब जिस भी तरीके के वो मटेरियल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नीचे में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दूसरा उनकी डायमेंशन की वेट, रेडियस, अगर सर्कुलर है, अगर स्क्वायर वाली है तो लेंथ, ब्रेथ, ये सब चीजें सेम होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल, कहते हैं ना हूबहू डुप्लीकेट। अट्रैक्ट हो गए थे जब चार्जेस, तो मैम ये रिपल क्यों हो गए, पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों ही? रिपल क्यों हुए? ये आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आए हो। आप याद रखो, कंडक्शन मतलब कि आपने डायरेक्ट इन्हें क्या कांटेक्ट प्रोवाइड कराया है, आपने इनको पास पास रखा है, टच किया है इन्होंने, फिर आपने इनको अलग करा है, ठीक है। ये हम लगे पड़े हैं यहाँ पे, ओके ओके मैम। मैम ऐसे तो फिर मैम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं और एक नेगेटिव न्यूट्रल। हाँ, बट द कॉन्सेप्ट इज चार्जिंग ना, तो ऑलरेडी चार्ज्ड है, राइट? मैम बॉडी यस मैम। अब हम बात कर, क्या बॉडी आइडेंटिकल होगी बट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल पॉजिटिव हो सकता है। हाँ वही तो देखो, अगर आप माइनस क्यू लिया थे तो माइनस क्यू बाई टू हो जाता, ओके। तो आप चार्ज तो किसी न्यूट्रल बॉडी को ही करोगे ना, जिसपे चार्ज नहीं है उसी को तो चार्ज दोगे। अगर कोई नेगेटिव बॉडी ही ला रहे तो वो तो नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी है, उसको क्या चार्ज करना, राइट? अब चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं। अब देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन में आता है विदाउट कांटेक्ट, यानी कि आपने जिस तरह से कंडक्शन में कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया था आप यहां पे नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। अब मैं इसके पास ना एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आई एंड लेट्स से कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी आई। अब बताओ होगा क्या, जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी आएगी तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्लोजर एंड पे अट्रैक्ट करेगी, यस मैम, और नेगेटिव को अट्रैक्ट वो रिपेल कर देगी। बट मैम ये तो न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में तो चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी में बेटा नेट चार्ज नहीं होता, मैंने कई बार बोला, न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज नहीं होता, उसमें बैलेंस रहता है बस, वो बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट? आगे चले, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को तो यहीं रखें, एक और न्यूट्रल बॉडी अगर मैं यहां लाके रख दूं, अभी नेगेटिवली चार्ज अभी भी है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी और इस नेगेटिव को रिपेल करेगी। अब इस नेगेटिव के पास ना एक रास्ता है कि यहां से उठ के इधर आ जाए, है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, अलग होने के बाद यहाँ से आपने पॉजिटिव रिमूव कर दिया, ये पॉजिटिव भी अलग हो गया, समझ लो, यहाँ से नेगेटिव रिमूव कर दिया। अब पॉजिटिव के पास कोई कॉज नहीं है कि वो इधर वाले एंड पे चिपका रहे, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सरफेस पे आ गया, 3D बॉडी है तो पूरी शीट पे आ गया वो चीज, समझ रहे हो? तो इस तरह से आपने क्या करा, बॉडीज को चार्ज कर दिया। अब एक और इसमें केस हो सकता है, क्या बेटा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी मैम वो कहाँ है? क्या, फिर से बोलो मैम। नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहाँ है लास्ट में? ये कहां से आई? ये ना मैंने इस नेगेटिव चार्ज को ट्रेवल कराने के लिए एक न्यूट्रल बॉडी लाके रख दी, ठीक? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, हाँ फिर एक एक करके बोलो। तो मैम स्टार्टिंग में नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, वो लास्ट में नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो हम स्टार्टिंग में लेकर आए थे ना, वो नेगेटिव रॉड, वो हमने रिमूव कर दी, हटा दी, उसके बाद ही पॉजिटिव चार्ज इतना फ्रीली पूरी बॉडी पे पाया।
बेटा आयुष, अर्थिंग का भी केस आता है, वो दूसरा केस है, वो एक और केस में दिखाती हूँ। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, ठीक है, उसी केस पर चलते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या किया, सपोज एक बॉडी ये है मेरे पास, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। इस बार हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए। अभी जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज को इस वाले एंड पे और पॉजिटिव चार्ज को इस वाले एंड पे कर देगी। इस तरह से जो एक न्यूट्रल बॉडी में डिवीजन होता है चार्जेस का, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो, मैंने बात आपको पहले ही बताई थी कि जो प्रोटॉन है उसका मास लगभग 1000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के, तो वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अब इसमें ये वाला केस नहीं हो सकता कि आप एक बॉडी ले आओ और आप उससे कहो कि भाई पॉजिटिव चार्ज तुम इधर आ जाओ, वो नहीं आएगा, वो कहेगा देख लो अपना कोई और जुगाड़, फिर हमें जुगाड़ देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं अर्थिंग करना। अभी जो अर्थ होती है ना, अर्थ को बेटा थियोरेटिकली बोला गया है कि इट इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करेगी, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी और इस चार्ज को क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। जब ये चार्ज ने न्यूट्रल कर दिया तो इसमें बचा ही क्या, सिर्फ ये वाला नेगेटिव चार्ज ना। आप इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दो, इस रॉड को हटा दो, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज पूरे पे फैल जाएगा। देखा, एक न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो कई बार क्या होता है, अगर वो आपसे बोले इंडक्शन में कि हमको तुम अर्थिंग वाला समझाओ, तो आप ये वाला भी समझा सकते हो, और खाली इंडक्शन पूछो तो आप दोनों समझा सकते हो। इज दैट ओके? मैम ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज द इजीएस्ट वे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? मैम इंडक्शन में जो बॉडी में ट्रांसफर होगी वो बिना कांटेक्ट ही हो जाएगी फिर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर? नहीं, कांटेक्ट में लाके रखी है। ओके मैम, आपने जब अर्थिंग करी तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन हमने बॉडी में ट्रांसफर करे, तो बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? नहीं, दोनों काम हो सकते हैं, वही तो बोला ओशियन। अब ओशियन में से, समुद्र में से आप एक मग पानी निकाल लो, एक मग पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, जब भी ओशियन बोला गया उसे। मैम मतलब चार्ज चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या बेटा? मैम मतलब अर्थ में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज बड़ा बदतमीज है। ये देखो, ओके मैम, ठीक है। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फटाफट से चीजें करते हैं, फिर 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको भी हम जल्दी कर लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम रब करते हैं। मैम जैसे देखो 2 बॉडीज हैं, हम इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे यानी कि हम इन्हें मोशन दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है यही बेटा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यही थर्मल एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइजेशन एनर्जी देती है, समझ रहे हो? और आयोनाइजेशन एनर्जी पाते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर। कोई नहीं, आपने स्टोरी सुनी कि रब करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी आती है, कन्वर्जन होके थर्मल एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराती है, एंड देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है मैम, आयनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाएगी, ये थर्मल एनर्जी वही काम करती है ना, राइट? थर्मल एनर्जी वो काम करती है। ओके मैम। ओके, एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है? आयुष बेटा ये चीज डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। वही आपका आज का होमवर्क था जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि ये एक टेबल है जो आपको खुद से बनानी है। 2 टाइप की अपने पास बॉडीज होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि आप ना क्वेश्चन देखोगे, वो यूजुअली बोर्ड में ही पूछा जाता है, कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन नहीं है,
कि कोई सिल्क क्लोथ है, उसको आपने इग्नोइट रॉड पे जो है बार बार रब किया, तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल है। तो ऐसे 4 से 5 केसेस होते हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप लिस्ट बनाएंगे कि सिल्क इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली रॉड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्लास किस नेचर का है, कॉम्ब किस नेचर का है, पेपर किस नेचर के हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड करता है। मैम प्लास्टिक स्केल भी हो सकता है क्या? प्लास्टिक स्केल, बिल्कुल, उससे भी काम होता है। तो ये सारी चीजें आप सोचो, ठीक है। ये सारी चीजों का लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप करना है ये चीज। मैम एक बार ग्रुप में होमवर्क डाल दोगे? ओके, और अगर मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो फिलहाल इस चीज को तुम यहाँ पे नोट कर लो। मैं बाय द वे ग्रुप ऐड मतलब ज्वाइन कर लूंगी, बट स्टिल। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है। तुम उसमें मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना कि मैम हमने लिस्ट बना ली है। 1 मिनट रुको, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ। और जो मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ ना, मुझे उधर चाहिए कभी मैम कॉम्ब नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल ऐसे लिस्ट बनाओ, ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड देन लेट मी नो। यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ, एंड लेट मी गिव द डिटेल्स, ठीक है। फोटो भेज देना उधर कि मैम हमने ये लिस्ट बना ली। ठीक है, दिस इज द नंबर। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या? मैम स्क्रीन को रखे, इससे स्क्रीन ही रुक गई। बढ़िया है, आ गई। यस मैम। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करो। मैम एक बार होमवर्क दोबारा बता दीजिए। बेटा होमवर्क है कि आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर्स जो बॉडीज है ना, उनकी लिस्ट बनानी है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ओके मैम। ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। अभी आपने खुद देखा था कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने कौन आए थे? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए थे, इलेक्ट्रॉन, राइट। पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, एक कूलम में वैसे ये तो क्या मैम कितनी लिस्ट में कितने होने चाहिए टोटल? जो भी बेसिक रिपीटेशन आप खुद ही फील हो जाएगा कि भाई सिल्क के बारे में कितना पूछा गया है, किसके बारे में कितना पूछा गया, उतने कर लेना। अच्छा, इसका आंसर ये आएगा। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको क्यू का वैल्यू है, एन आपको निकालना है, ई का वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फटाफट सॉल्व करो। वेरी गुड, बच्चे आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, दैट्स वेरी गुड। आयुष, दिग्नेश और एड्यू माइंडसेट ने अपना नाम क्या बताया था? पलक, राइट। जैनब, साक्षी, सानिया, गुड। भावना, यस यस। प्रियांशी, कावेरी, मानशिया, ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। पाइका, संध्या, शैली, आयुष, अंशिका, अनन्या, ओके, तस्नीम, अंशुली, खुशबू, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। 1 is equals to n into 1.6 into 10 की पावर -19। बस अब आपको n का वैल्यू निकालना है, तो 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। अब आप खुद देखो कितनी ज्यादा वेरिएशन है इसके ऑप्शंस में ना, 10 की पावर 11, 19, 18, 29। खुद बताओ, यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि 1.6 जो है ये एक 10 लेकर यहाँ से कुछ सॉल्व होकर जो कुछ भी है 10 की पावर 18 के अराउंड आएगा, है ना। 19 तो नहीं जा सकता, 11 जाने का सवाल नहीं। तो समझ रहे हो, जब कभी ऑप्शंस में काफी वाइड रेंज होना तो अप्रोक्सीमेशन जरूर लगाओ। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड। अब स्पीड ना आप 2-3 चीजों से बिल्कुल पकड़ सकते हो। एक अप्रोक्सीमेशन, जब आपको दिख जाए कि आपके ऑप्शंस में ना वाइड रेंज है, तब आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करो धड़ल्ले से। कोई मैथ्स की एक्यूरेसी में चेक नहीं हो रही। अगर आपके पास डायमेंशन की नॉलेज है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में प्रेशर पूछा जा रहा होता है
और वो डायमेंशन जो ऑप्शंस की देता है उसमें फोर्स भी होती है, एक्सेलरेशन भी होती है, वेलोसिटी भी होती है, तो आपको डायमेंशन एक बार चेक कर लोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हर टाइम ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये दो चीजें दिमाग में चलती रहनी चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। ओके मैम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन करो। और मैं अभी आप लोगों का चैट बॉक्स दे दूं, उस फटाफट से ये क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है? मैं आपका सारे डाउट्स लूंगी इन द एंड। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। मैम मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ओके, कौन है? नाम बताओ। मैम साक्षी। हाँ बेटा, क्या नहीं हो पा रहा मुझे बताओ, कौन सा वाला नहीं हुआ? अब तक जो समझा है वो समझ में आया है एटलीस्ट मेरे समझाने के बाद? मैम वो तो समझ आ गया बट ये वाला नहीं हो पा रहा जो अभी स्क्रीन पे आया है। ओके, कोई नहीं, इसको करो। सोचो इसकी जैसा कुछ बताया था, आइडेंटिकल वर्ड कहाँ सुना था हमने? यस मैम। ट्राई करके देखो उस चीज से। मैम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो आपने बताया था मैम, उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करते हैं। हाँ, वही तो निकलेंगे। आप एक बात बताओ, ये तो आप केमिस्ट्री में 10th वगैरह में भी पढ़ते हो ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वही सबसे दूर है ना न्यूक्लियस से, वही सबसे कम बाउंडेड है ना न्यूक्लियस से। तो इसको निकालना इजी है या इसको निकालना इजी होगा? यहाँ से आउटर मोस्ट कोई ना, इसलिए आउटर मोस्ट ही करता है। मैम ये वाला जो क्वेश्चन है हो जाता हो। मैम इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे कि दो बॉडीज है उनको साथ में लाया गया है तो चार्जेस प्लस हो जाएंगे, जब मैं अलग करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल, इसमें आप करोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मैम देखो इसमें साक्षी, तो ये हो जाएगा ना कि -9 + 5 अपॉन में 2 करके आधा आधा चार्ज बांट देंगे तो -2 प्लस करके हाफ हाफ कर लेंगे। और फिर देखो साक्षी, हाँ एक मिनट मैं देखो एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट, हाँ बिल्कुल रुको। साक्षी तुम मेरे साथ देखो। yes, और बाकी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जब हमने दो आइडेंटिकल बॉडीज, एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आइडेंटिकल बॉडी हमने पढ़ी कहाँ थी? आइडेंटिकल बॉडी हमने कंडक्शन में पढ़ी है। तो जब भी एकदम से मतलब दिमाग में स्ट्राइक होगा ना ये कंडक्शन, तो फटाफट जाना चाहिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो जो भी टोटल चार्ज है उसको आप एक साथ प्लस करके डिवाइडेड बाय हाफ कर दो। एक मिनट, यहाँ पे सी आएगा। अब मुझे बताओ -9 + 5 कितना होता है? -4/2, यानी कि चार्ज आया -2 म्यू कूलम, राइट? यस मैम। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ माइनस आया है, माइनस का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी आपको ऑप्शन में डेफिसिट दिख रहा है वो तो वैसे ही गलत हो गया, यहीं पे आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब एक्सेस में कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब जब आपके पास फॉर्मूला है Q = NE, -2 म्यू कूलम 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, राइट? यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, राइट? सॉल्व करो इसे। 20/16 10⁻13 और ये आ जाएगा 5/4, 5/4 इंटू 10⁻13। 8 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। नहीं मैम 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? क्या बेटा? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। बेटा क्योंकि यहाँ पे आपको म्यू कूलम दे रखा था, तो म्यू कूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। अगर मेगा कूलम देता तब आप 10⁻6 पॉजिटिव में लेते, ठीक है? एम कूलम देता माइक्रो कूलम तो 10⁻³ जाता। ये यूनिट्स कन्वर्जन है, राइट? तो बिल्कुल आपका आंसर बी आ गया। मैम आ गया समझ, अब क्लियर है। ओके, क्या? बी है ना आंसर? हाँ बी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 बाय द वे, एंड दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो दो चीजें होमवर्क में है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकालना, और एक है आपके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल।
ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ और अब हम आपसे बात करते हैं मैम आपके एक सारे कन्वर्जन बताना भी आपने जो बताया था माइक्रो कॉलम वाला। यस मैम। यस मैम। ओके मैम जिन्हें डाउट नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लास ओवर हो गई है, यू कैन लीव द क्लास इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, अदरवाइज इसको डाउट है आप हाँ स्टे कर सकते हो। बाय बाय। मैम अभी तक मैं आपने जितना पढ़ा एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा दो। ओके, तो इफ यू वांट दैट वी कैन डू दिस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, राइट? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव शो करता है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव शो करता है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जहां पर होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है न्यूट्रल क्या होता है। तो न्यूट्रल होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इक्वल। अगर +10 है तो -10। तो आप क्या बोलोगे? टोटल चार्ज 0 है। हमेशा न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। कभी भी ये नहीं होता कि चार्ज ही नहीं है। ठीक है, चार्ज हमेशा होता है, बट न्यूट्रल मतलब 0 नेट चार्ज। ठीक है, ये एक चीज हुई। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने चार्ज और मास में हाँ एक मिनट, साधना क्या बोल रही है? साथ में चैट भी ले लेते हैं तुम्हारी। मैम आप कोर्स प्लानर्स का स्लाइड दिखा दो, बिकॉज़ सीडीएफ में कोर्स पे क्लिक ओपन नहीं हो रही है। एनीवन नो शो क्या रिप्लाई करना है? मैम नोट्स नहीं सेंड करो क्या? नहीं, नोट्स वगैरह सेंड होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बट एक ओवरव्यू अभी मिल जाए समरी तो ज्यादा सही है। और कोई दिक्कत है किसी को? आयुष कोर्स प्लानर ओके बोल देंगे, सर शेयर हो जाएगा। ओके, पूरा लेक्चर हो गया। शैली को नाम नहीं पता, मेरा नाम है खुशी कुमकुम। ठीक है, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं हम? याद कराओ जल्दी। मैम चार्जेस एंड मासेस पे डिफरेंस। हाँ, चार्ज और मास के डिफरेंस पे। तो मैंने आपने बताया कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास सिर्फ पॉजिटिव होता है। चार्ज से अच्छा मेरी थैंक यू शैली, दैट मींस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन रिपल्शन होता है और मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। ओके, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था, क्या किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले थी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और एडिटिव नेचर शो करते हैं, यानी कि बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। सिंपल था। दूसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ओके, थैंक यू साधना। द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको इसका स्टेटमेंट का एक और तरीका बताया था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसपे जो टोटल चार्ज होगा, आप कितना भी उसे शेक कर लो, कितना भी आप उसको मतलब कुछ भी आप उसमें कर लो, उसका नेट चार्ज उतना ही रहने वाला है। नेट चार्ज वुड बी दी कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड थिंग हमने पढ़ी थी क्वांटाइजेशन, जिसका आज हमने शायद अच्छे से पूरी फील से समझा था कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज ट्रू, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, दैट इज द फंडामेंटल थिंग। तो इंडिपेंडेंटली सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शनल चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्वार्क्स में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या चला था? कंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और रेडिएशन पे आ गए थे हम। तो कंडक्शन, यस मैम, कंडक्शन इंसुलेटर। तो कंडक्शन वो मेथड है चार्जिंग का जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं बॉडीज को। ठीक है, जब भी आपको कंडक्शन आएगा आपको हमेशा आइडेंटिकल बॉडीज का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है उसकी डीलिंग हम देखते हैं पोटेंशियल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिकल बॉडीज को ही डील करना है। अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ओके प्रियांशी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, मैं बताती हूँ।
आइडेंटिकल बॉडीज को अगर आप कांटेक्ट में लाके रखते हो एक दूसरे के, तो उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो इनिशियल चार्ज है टोटल वो बढ़ जाता है इक्वली 2 पार्ट्स में, ठीक है, दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद रखना आइडेंटिकल बॉडी मतलब प्रॉपर्टी वाइज भी और फिजिकल अपीयरेंस वाइज भी। मैम ऑलवेज न्यूट्रल लेनी है। कंडक्शन का देखो इसका मतलब क्या था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप चार्ज बॉडी को चार्ज करने का कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ोगे यहाँ पे आप पढ़ोगे न्यूट्रल बॉडी को आप कैसे चार्ज कर पा रहे हो, वहां कैसे चार्ज ला पा रहे हो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे केस में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए। पहले केस में नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके गए थे, दूसरे केस में पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके गए थे, ठीक है। जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर गए, तब उसके पास हमने क्या करा, नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज पास वाले एंड पर आ गया और नेगेटिव चार्ज दूसरे फार्दर एंड पे पहुंच गया, ठीक है। फिर मैंने एक और न्यूट्रल बॉडी रखी और वो जो नेगेटिव चार्ज था जो दूर था रॉड से, उसको उस न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर करने की जगह दे दी, ठीक है। जब हमने उस ट्रांसफर जो बाद में बॉडी लाए थे हम उसको अलग किया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी थी। इधर से अभी भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस लाई हुई नेगेटिव चार्ज वाली रॉड से कनेक्टेड है, मतलब उसकी वजह से अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्टेड है एक एंड की तरफ। हमने क्या करा, उस रॉड को भी हटा दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया, तो वी गॉट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये एक तरीका था। What if I bring a positively charged rod? अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाती तो आपको पता है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होता कि क्लोजर एंड पे नेगेटिव चार्ज आता और फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आता। एज आई टोल्ड यू कि प्रोटॉन का मास 1000 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो वो मूव करना शो करता नहीं अपनी प्रॉपर्टीज चीज को। तो हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग करा देते हैं। अर्थ क्या है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अर्थ क्या करती, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाते हैं उधर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव एंड है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते तो वो उस पॉजिटिव वाली चीज को न्यूट्रलाइज कर देते और हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाता। इज दैट ओके? यस मैम। मैम तो अर्थिंग से जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। आप देखो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही तो बचा। मैम तो फिर वो क्वेश्चन था, उसमें था कि जो अर्थिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में आ गए हैं तो बॉडी कैसे चार्ज होगी, तो वो क्वेश्चन ये था कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो बॉडी किस नेचर की है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। देखो ये ना एक डिस्कशन पोटेंशियल का भी है, वो ये है प्लस जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल है। अर्थ का पोटेंशियल अर्थिंग जब करते हैं तो 0 मानते हैं, तो चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Okay. The next thing is charging by friction. Very simple, very easy. If you rub 2 things, आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, आप अपने हाथ रब करो तो गर्मी आती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो थर्मल एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह एक्ट करती है और वो इलेक्ट्रॉन को स्केल और पेपर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि स्केल को अपने हेयर पे रब करके फिर पेपर के एग्जैक्टली दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। वही मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो प्रियांशु होमवर्क पूछ रही थी। होमवर्क ये है कि आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल्स का लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप करोगे, जो मैंने आपको नंबर दिया था, ठीक है। उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके फोटो भेजोगे कि मैम देखो मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग करके लिस्ट बना ली है, ठीक है। एंड देन वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट्स इट। ऐसा कैसे पता चलेगा? मैम एक बार कन्वर्जन बता देते। ओके कन्वर्जन वो माइक्रो कूलम ना, आपको यूजुअली देखो म्यू कूलम, एम कूलम ये सब लिखा मिल सकता है। तो म्यू का मतलब है, म्यू आप समझ गए ना, साइन जो मैंने दिखाया था उसका मतलब है 10 की पावर -6 कूलम, ठीक। वेलकम भूमि। मैम एक बार स्क्रीन पे मेरे को समझा दो। कौन सा वाला? मैम 1 मिनट में बताती हूँ। ओके जब 10 की पावर 6 है तो मैम फिर 3 कैसे आया था? 10 की पावर -6। मैम ये जो चार्जिंग एंड इंडक्शन के मैम बी सी वाला पार्ट है ना, वो तो समझा दीजिए। ओके थैंक यू कावेरी, थैंक यू हिमांशी, गुड नाइट एवरीवन। बाकी जिसको लीव करना है लीव कर दो, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ वाली चीज। हमें वो चार्जिंग बाय कन्वर्जन समझा देना एक बार।
कन्वर्जन, ओके। अच्छा एक बात बताओ, सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन पता है अपने को? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही अपने पास। एक मिनट रुकना जरा। मैम आपकी वेलकम स्क्रीन काफी एवरीवन। ज्यादा स्टक हो रही है। हाँ आई गेस, एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना। एक सेकेंड। ओके ओके, हाँ शैली एक मिनट बेटा, मेरा लैपटॉप का चार्जिंग चला गया था, यूज करने गए थे। क्या बोल रहे हो आप शैली? ये चीजें, यही तो आपका होमवर्क है आज, एक बार ट्राई तो करो इस चीज को। आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। ये सिर्फ एक स्टैटिक डेटा है, ये आपको बता देगा कि सिल्क किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है, उसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं है, वो एक नॉर्मल मतलब एक डेटा है जो आपको याद होना चाहिए, वो वाली चीज है। बाकी मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर करूँ और मुझे बताना आपको क्या चीज सुननी है, ठीक है? हाँ अब बताओ मेरे को, स्क्रीन विजिबल हो गई होगी? ओके दैट्स गुड शैली। तो देखो क्वेश्चन था 9 म्यू कूलम, ठीक है, जिसको आपने लिख दिया था 9 इंटू 10 की पावर माइनस। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम? अब दिख रही है। हाँ, तो ये जो म्यू कूलम है ना, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 6। अगर आपको मतलब कहीं भी म्यू मतलब 10 की पावर माइनस 6, म्यू मतलब माइक्रो होता है। ओ 10 की पावर माइनस 6 क्या होता है म्यू? हाँ माइक्रो मतलब माइक्रो कूलम यही होता है, ठीक है, ये कन्वर्जन था बस। इज दैट ओके? हाँ शैली आप लीव कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है। मैम मेरे को चार्जिंग बाय इंडक्शन में था। ओके चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में सबसे पहले हमने क्या करा, एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसके पास हम पहले केस में नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर गए, ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। जब हम इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ लेके गए तो उसने क्या करा, सारा पॉजिटिव चार्ज अपने क्लोज ले लिया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को फर्दर एंड पे भेज दिया। अब मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव चार्ज तो इजीली मूव कर सकता है, तो मैंने इसको एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख दिया। तो उसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ जाने की जगह मिल गई, ये इधर चला गया। अब जब नेगेटिव चार्ज चला गया तो देखो ये एक अलग से बॉडी होगी ना, इसको आप अलग कर दो, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब बचा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रल बॉडी, तो मैंने क्या करा, इस नेगेटिव बॉडी को भी हटा दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी रीजन नहीं है कि वो इस क्लोजर एंड पे रहे, वो पूरी बॉडी में फैल गया। तो देखो मुझे दो बॉडीज मिल गई, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो मैम इन दोनों को सेपरेट कर दिया। हाँ सेपरेट तो इसी स्टेप पे कर दिया था। देखो यहाँ से अगर आप ऐसे भी समझो, एक स्टेप और बना देती हूँ, आप ऐसे समझो, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये अलग से एक कर दी बॉडी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो अलग तो ये यहाँ भी हो गया, बस जैसे ही अपनी रॉड भी हटा दी, ये पॉजिटिव चार्ज भी स्प्रेड हो गया, ठीक है। मैम एक बार कन्वर्जन वाली स्लाइड दिखाना। एक मिनट, कौन से क्वेश्चन में था कन्वर्शन? इसमें था, लिख लिया? यस मैम, यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। मैम आपने जो पढ़ाया है क्लास में उसके भी नोट्स आपने सेंड करने। क्या बेटा? जो आपने नोट्स अभी पढ़ाए, आपने हमें नोट्स लिखे हैं वो भी आपने सेंड करने। इफ यू रियली वांट यू कैन, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं आप दिखा रहे हो कि आपने काम किया है, तो ये तो एक अच्छी बात है, आप कर सकते हो, वरना ऐसे कोई मेरी तरफ से मतलब बाउंड नहीं हुए करने के लिए, ठीक है। थैंक यू मैम, गुड मैम नाइट। एक बार ये नोट्स आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? मैम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रह गया लिखने के लिए। ओके ओके मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब क्लियर हो गया सारा?
यस मैम। गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू बेटा, मैम। वेलकम बेटा, गुड नाइट मैम। मैम आप मैम अच्छा मेरे पढ़ाते हो। पास थैंक यू, यस मैम, मजा आया पढ़ के फिजिक्स। थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। मैम आप ठीक है, साक्षी मैम को जानते हो? पहले मैम हमें हाँ पढ़ाती थी 11th में। वो तो बढ़िया है, साक्षी मैम यस बढ़िया है। मैम। हाँ, आप भी उन्हीं के जैसे पढ़ाते हो। सही है, साक्षी को मैं बताऊंगी ये वाली चीज। ठीक है, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू पलक। मैम मुझे ना कुछ पूछना है कि मैम मेरे पास ना बायो भी और मैथ्स भी है, तो मुझे जो मेन ग्रुप मिला है ना वो पीसीबी का मिला है, जो मुझे